स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। जी हाँ, आप लोग ऑलरेडी मैटर समझ गए होंगे। आज का टॉपिक है लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, कैसे किया जाए कि मैक्सिमम आउटपुट मिले। डियर स्टूडेंट्स, आज है आपका 22 यानी कि 22 जनवरी। अगला 6 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। आप पिछले 3-4 महीने से क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़े हैं, कितना याद किए हैं, कितना आंसर लिखे हैं, वो मायने नहीं रखेगा यदि आप अगले 6 दिन सही रणनीति के साथ प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैक्सिमम आउटपुट देना। ये बात आप लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों को मैक्सिमम चीज़ आते रहता है, हम लोगों के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जाम में सिस्टमेटिक वे में उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जितना मैटर आना चाहिए उतना मैटर क्वेश्चन में नहीं आ पाता है, कुछ फैक्ट मिस हो जाता है, क्वेश्चन का फ्लो नहीं बन पाता है। डियर स्टूडेंट्स, उससे आंसर खराब हो जाता है और आपके नॉलेज के अनुरूप आपको नंबर नहीं मिलता है, जिसका अफसोस कई बार हम सभी को रहता है। तो सबसे बड़ी बात है समझने का कि अब जो ये 6 दिन है इसका यूटिलाइजेशन कैसे करें कि हम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी से आपका डिसाइड होगा, यहीं से डिसीजन होगा, डिसाइड होगा कि आप कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिएगा एग्जाम में। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक बार हम लोग ना क्विक ग्लांस डालते हैं, क्विक नज़र डालते हैं अपने सिलेबस पे, है ना, जो हम लोगों का सिलेबस है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका पेपर 3 है, पेपर 3 में हम लोग जानते हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 भाग में बटा हुआ है, इतिहास और भूगोल। और इतिहास में आपका 4 सेक्शन है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और झारखंड का इतिहास। इसमें से आपने कोई 2 को तो आपको बहुत अच्छा से कवर करना पड़ेगा, जो कि आप लोग आई होप सो कि कवर कर लिए होंगे, है ना। इसमें कोई मैटर वाली बात है नहीं, हम आगे आपको बताएंगे एक्चुअल में करना क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये मेथड को फॉलो करके लास्ट मोमेंट में ये जो स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहे हैं, इसको फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। आई होप कि इसको समझने के बाद आपको भी लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर बकवास है, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताइएगा इस चीज़ को। चलिए, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहा है, बहुत अच्छा अपना आउटपुट दिए हैं, है ना, आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इतिहास में 4 सेक्शन है, आप लोग जानते हैं। तो 4 सेक्शन में तो 2 को आपको सॉलिड प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो कि आप लोग कर लिए होंगे, है ना। कोई आधुनिक भारत किए होंगे अच्छे से, कोई जो है सो प्राचीन भारत किए होंगे, कोई मध्यकालीन भारत किए होंगे, कोई जो है सो झारखंड का इतिहास, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजी था, चूंकि 2 क्वेश्चन यहाँ से करना है, तो हमारा जो स्ट्रेटेजी था, जिस स्ट्रेटेजी को हम लोग फॉलो किए हैं, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी आपका था बेसिकली मध्यकालीन भारत। हम लोग मध्यकालीन भारत से एक क्वेश्चन लिए थे और एक झारखंड से लिए थे, है ना, क्योंकि झारखंड को हम लोगों को छोड़ना नहीं है। सिलेबस छोटा है और आसानी से अच्छे से हम लोग इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं, क्वेश्चन पकड़ाने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए एक क्वेश्चन झारखंड से लिए थे, एक क्वेश्चन हम लोग किससे लिए थे, मेडिवल से लिए थे। यानी कि ये दोनों सेक्शन को आपको बताए थे कि सॉलिड प्रिपरेशन कर लीजिए। इसके बाद 2-4 क्वेश्चन जो है ना, आप इतिहास से, एंशिएंट से गेस कर लीजिए, है ना, उस पर आप काम कीजिए, जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। तो यहाँ से आपका ये 2 सेक्शन हो गया, यानी कि 2 सेक्शन यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 सेक्शन भूगोल से। भूगोल में आपको बताए थे कि भाई आप जो है ना सो फिजिकल को तैयार कर लीजिए और हिस्ट्री को तैयार कर लीजिए, झारखंड ज्योग्राफी को तैयार कर लीजिए। ये चीज़ आपको हम ऑलरेडी बताए थे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में, ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं।
अब देखिए, यानी कि यहाँ पर हमको टोटल जो पढ़ना है वो 4 सेक्शन पढ़ना, ध्यान रखिएगा 4 सेक्शन। यहाँ पर कहने का इतिहास है, लेकिन इतिहास में भी 2 सेक्शन को तो सॉलिड प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो उसका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए बस उसी पर आ रहे हैं। आप लोग सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। आगे देखिए भूगोल, तो भूगोल में तो दो को आपको सॉलिड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एक आपका जो है सो मान लीजिए आप फिजिकल ज्योग्राफी को उठाते हैं, क्योंकि वहां से जो है सो क्वेश्चंस रीच में भी आने का ज्यादा चांस रहता है, और एक आपका जो है सो झारखंड का ज्योग्राफी से, है ना। संविधान में देखिए, संविधान और राज्य व्यवस्था से 2 क्वेश्चन आपका सॉलिड जो है सो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना अभी अब लास्ट मोमेंट में क्या करना है, लास्ट मोमेंट में क्या करना है, 2 क्वेश्चन कहाँ से ले, कौन सा ले, है ना। लोक प्रशासन से आपको 2 क्वेश्चन, यानी कि पेपर 4 से 4 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट मोमेंट का जो क्वेश्चन है ना, उसका सिलेक्शन कैसे करें, ये आपको ऑलरेडी हम टॉप 75 क्वेश्चन दे चुके हैं, है ना। टॉप 75 क्वेश्चन दे चुके हैं। हालांकि आप चूंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5-6 महीना से प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, है ना, उन लोगों को तो हालांकि हम बोले थे टॉप 100 टॉपिक पे काम कीजिए, कम से कम 100 से ऊपर टॉपिक, मतलब एक पूरा सेक्शन को अच्छे से कर जाइए, है ना। तो वो लोग का तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो लोग पूरा कर लिए हैं उन लोगों के लिए भी स्पेशली बोल रहे हैं कि अभी आप ना सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है आपके अनुरूप, मेरे अनुरूप जरूरी नहीं है, समझ गए ना। आप भी इतने दिनों से एग्जाम दे रहे हैं, आप भी तो कुछ गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हम तो आपको टॉप 75-80 क्वेश्चंस तो गेस करके दिए कि भाई आप इस पे काम कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आ सकता है, तो आप उसको जो है सो आप कवर करेंगे, है ना। साथ में आप इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में भी 4 सेक्शन है, समझ गए ना, 4 सेक्शन है, चारों को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 5 सेक्शन है, 5 को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 5, 4, 9, है ना, 5, 4, 9, यहाँ पर 2 ही लेते हैं तो 11, है ना, यहाँ पर 2 और 2, 4, 15, टोटल 15 सेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, कम से कम, जिसको आपको अभी तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो लास्ट 6 डेज में क्या अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो आज है आपका 22 तारीख, आज है आपका 22 तारीख। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक सॉलिड चीज बताते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, अब नया कंटेंट पढ़ना बंद कर दीजिए। जितना आप अभी तक याद किए हैं, जितना आप तैयार किए हैं, उसी में आप मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए, समझ गए ना, उसी में आप मैक्सिमम करने का कोशिश कीजिए। और इसके लिए सबसे जो सॉलिड तरीका है ना, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करके सॉलिड मार्क्स गेन किए हैं, है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बता रहे हैं कि आप भी करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि टॉप 75 to 80 क्वेश्चन ना सिलेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए या फिर टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, एज यू विश, है ना। या तो आप उससे क्वेश्चन बनाइए, जैसे कि हम आपको क्वेश्चन बना के दिए हैं, है ना, या फिर आप उस टॉपिक को समझ लीजिए, टॉपिक को कंसीडर कर लीजिए। और अगले आप जो है ना, आप यानी कि कल, आज 22 तारीख को, ठीक है ना, आज आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये टॉप 75 to 80 क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि 100 क्वेश्चन को हमको तैयार करना है, तो 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो भी आपके अनुसार आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरे अनुसार जो भी नहीं है, क्योंकि गेस क्वेश्चन तो गेस क्वेश्चन होता है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 75 to 80 क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तैयार कर लीजिए इन द सेंस, मतलब कैसे, हाउ। तो डियर स्टूडेंट्स, तैयार करने का तरीका क्या है कि आज 22 तारीख को पूरा कंप्लीट करना है। सबका आपको आंसर फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है? आंसर फॉर्मेट बनाना है। आज का आज आप ना 8-10 घंटा बैठिए, है ना, कम से कम 10-12 घंटा तो आराम से लग जाएगा। अगर आप बिल्कुल तैयार नहीं किए हैं तो, तैयार किए होंगे तो भी 8-10 घंटा लग जाएगा, है ना। तो आज ना आप 22 तारीख को सबसे पहले आप यही काम कीजिए, सबका आंसर फॉर्मेट बना लीजिए। आंसर फॉर्मेट कैसे बनाना है, अब इस चीज पे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लिए यहाँ पे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पे, है ना, इन्फ्लेशन पे एक हम लोग इन्फॉर्मेशन लिए हैं। तो इन्फ्लेशन में ना अब इस टाइप का आंसर फॉर्मेट एक बना लीजिए। कैसे बनाना है? तो सबसे पहले आप भूमिका या परिभाषा जो भी लिखना है, ठीक है ना, तो भूमिका या परिभाषा आप डाल दीजिए, यानी कि हमको डालना है भूमिका या परिभाषा। फिर लिख दीजिए कारण, ठीक है, कारण मतलब कारण हमें क्या लिखना है? मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, मुद्रा की अधिक प्रवाह एवं अधिक छपाई और प्रवाह।
तो ये जो आप 3 पॉइंट लिखे ना डियर फ्रेंड्स, अगर ये आपको याद है ना तो यही पॉइंट्स आपको बेसिकली बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो आंसर लिखते हैं ना, तो अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहेगा ना भाई कि कारण में कौन कौन सा 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, है ना। इस बात को आप एकदम गारंटी से मान के चलिए, है ना। तो लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन में ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आंसर फॉर्मेट को तैयार करना, क्योंकि आप मुद्रास्फीति को तो पिछले 6 महीना से पढ़ रहे हैं, बात समझ में आया। लेकिन सिस्टमेटिक आंसर कैसे बनेगा, सिस्टमेटिक आंसर कैसे लिखाएगा, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको वो आंसर फॉर्मेट याद होना, उसको रिवीजन करना। उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे कंट्रोल में लिखना है आपको, तो कंट्रोल में जैसे आपको मौद्रिक नीति लिखना है, तो मौद्रिक नीति में क्या क्या लिखना है, तो साख नियंत्रण, नई करेंसी बनाना, करेंसी का विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, है ना। फिर राजकोषीय नीति के अंतर्गत आपको लिखना है करों को बढ़ाना, सरकारी व्यय को कम करना, बचतों को बढ़ाना, सार्वजनिक लोन लेना और पुनर्भुगतान पर रोक लगाना, है ना, पुनर्भुगतान पर रोक, अन्य उपाय के तहत उत्पादन बढ़ाकर या लागत मूल्य कम करके। फिर निष्कर्ष। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको जैसे कंट्रोल है तो कंट्रोल में ये सब पॉइंट्स को लिख लेना अपने कॉपी में, बार बार इसी को रिवीजन करना। और साथ में मान लीजिए कि आपको साख नियंत्रण में कोई पॉइंट्स डालना है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है ना, कुछ चीज का एग्जांपल डालना है, तो उसको भी आप शॉर्ट में लिख लीजिए, अपने आंसर फॉर्मेट में ही शॉर्ट में लिख लीजिए। कोई डेटा डालना है तो उसको आप अपने आंसर फॉर्मेट में लिख लीजिए। उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा आपको कि आपको ना वो लास्ट मोमेंट में याद रहेगा। और यकीन कीजिए, अगर आपको ये याद रहेगा राजकोषीय नीति में कर को बढ़ाना लिखना है, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है, तो आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको दिमाग में रहेगा सरकारी व्यय को कम करना, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता क्या है ना कि आप जब कंट्रोलिंग लिख रहे हैं ना, तो कंट्रोल जब आप लिख रहे हैं तो कंट्रोल में ये 2 पॉइंट लिखे, ये मिस हो गया, ये 2 पॉइंट लिखे, ये मिस हो गया, तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है ना। तो लास्ट मोमेंट में ना आप क्या कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आंसर फॉर्मेट बनाइए। उसके बाद आप इस चीज को पढ़ते रहिए, बार बार डेली पढ़िए इस चीज को, है ना, अपने अनुसार, अपने रूटीन के अनुसार, है ना। और टॉप 75 to 80 क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ये सब सेक्शन से क्वेश्चन आना चाहिए, है ना, उसको तैयार कीजिए। देखिए 100% एग्जाम से 5 दिन पहले जो है ना, आप जो है ना पूरा का पूरा सिलेबस को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, एक एक लाइन नहीं पढ़ सकते, इस बात को याद रखिए। तो अपना बेस्ट अगर देना है ना, तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि जो आपको लग रहा है कि टॉप मोस्ट टॉपिक है, उसको सबसे पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए भाई, वहां से आपका आंसर सॉलिड जाना चाहिए। बात समझ में आया। कोई बच्चा जैसे राष्ट्रपति लिख रहा है, तो राष्ट्रपति लिख रहा है तो भाई लिख दीजिए भूमिका, है ना। भूमिका में आप जो है सो मान लीजिए 52 अनुच्छेद 52 53 को एक्सप्लेन करते हुए आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तो आप लिख दीजिए अनुच्छेद 52 53, है ना, और वहां पर लिख दीजिए एक्सप्लेनेशन। बात समझ में आया। उसके बाद आपको मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्य में पक्ष में अगर तर्क देना है, तो हम लोग लिखते हैं ना विधायी शक्तियां, तो विधायी शक्तियां लिख दीजिए। साथ में मान लीजिए आपको कारगिल युद्ध का भी एग्जाम्पल देना है, उसको उससे लिंक करके तो आप लिख दीजिए कारगिल युद्ध, है ना। आपको क्षमादान का शक्ति लिखना है तो लिख दीजिए क्षमादान का शक्ति 72, और साथ में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल लिख दीजिए शॉर्ट में, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई राष्ट्रपति का शक्ति लिखना तो साथ में एग्जाम्पल डालना है। बात समझ में आया। आपको आपातकाल शक्ति को एक्सप्लेन करना है, तो वहां पर लिख दीजिए प्लस यूपी बिहार में जो आपातकाल शक्ति का जो एग्जाम्पल डालना है तो वो लिख दीजिए। आपको जैसे वीटो शक्ति एक्सप्लेन करना है ना, तो साथ में आप वीटो शक्ति के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं पेप्सू को, है ना। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं भारतीय डाक संशोधन विधेयक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप उसको भी वहां पर अपना रोड में आंसर फॉर्मेट में आप उसको डाल दीजिए। जब आप पढ़िएगा, जब आप वीटो शक्ति एक्सप्लेन कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा अच्छा वीटो शक्ति के साथ हमको पेप्सू को एक्सप्लेन करना है, भारतीय डाक संशोधन विधेयक को एक्सप्लेन करना है ना। आप विपक्ष में तर्क लिखिएगा धन विधेयक, संविधान संशोधन लिखिएगा, है ना। साथ में आप जो है 42वां संशोधन को एक्सप्लेन कीजिएगा। आप साथ में ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर दीजिएगा 42वां संशोधन के तहत राष्ट्रपति का जो शक्ति है, कैबिनेट को, राष्ट्रपति जो है कैबिनेट के फैसलों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा 42वां संशोधन जैसे ही आप लिखिएगा। आप साथ में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर लिख रहे हैं विपक्ष में, तो साथ में आप लिख दीजिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। इस टाइप से ना आंसर फॉर्मेट डिफरेंट बना लीजिए। आंसर फॉर्मेट जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत है ना। इस पे आपको एकदम बढ़िया से काम करना पड़ेगा। बात समझ में आया। यानी कि आज जो 22 तारीख है, आज सबसे पहले आप क्या कीजिए, टोटल आंसर फॉर्मेट तैयार करने का कोशिश कीजिए, जितना भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, आंसर फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। उसके बाद ना आप उस आंसर फॉर्मेट को रिवाइज कीजिए कि भाई जब हम मुद्रा स्फीति पढ़ रहे हैं तो भूमिका में हम क्या लिखेंगे, रिकॉल किया, ठीक है भाई, ये लिख देंगे। कारण में, तो कारण में हम है मांग जनित, लागत जनित, मुद्रा के अधिक छपाई लिख देंगे, दिमाग में आ गया। हाँ, इसमें जैसे इसको पढ़िएगा ना, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन जाएगा आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है। फिर नियंत्रण में क्या क्या लिखेंगे भाई, तो मौद्रिक उपाय लिखेंगे, राजकोषीय उपाय लिखेंगे, अन्य उपाय लिखेंगे। मौद्रिक उपाय में क्या क्या लिखेंगे, दिमाग में रिकॉल कीजिए, है ना। जैसे शाख नियंत्रण में आएगा कि नई करेंसी आएगा, करेंसी विमुद्रीकरण आएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा क्या लिखना है। जब दिमाग में आ रहा है ना, तो फिर उसको लिखने का भाई, उसको बार बार क्या करना है, उसको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप करेंसी विमुद्रीकरण पढ़े, यहाँ से कोई डेटा मिस कर रहा है, तो फिर उस डेटा को अपने नोट्स में देखिए, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम थोड़े ही है कि आप पूरा का पूरा जो है सो 100 200 टॉपिक को आप पूरा का पूरा पढ़ पाइएगा नोट्स, उतना टाइम तो है नहीं। उसी तरह से आपको हिस्ट्री में, भूगोल में, समझ गए ना, सब में आंसर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि आप किस टाइप से अपने आंसर को मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल तरीका है आंसर फॉर्मेटिंग लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए। और आई होप सो कि अगर आप आंसर फॉर्मेट बना करके इसको रिवाइज कीजिएगा, है ना, इस पर काम कीजिएगा, तो अगले 6 दिन में आपका लेवल जो है बहुत अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, आपको ये पता रहेगा कि किस आंसर में आपको क्या लिखना है, आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट्स है, वो आपके आंसर में मिस नहीं होगा, आप यकीन कीजिए। तो मेरे समझ से आज आप जो है ना, आज जो है आप सभी को, है ना, सबसे पहले आंसर फॉर्मेट बना लीजिए, टॉप 75 to 80 क्वेश्चन जो भी हम दिए हैं उसका। और उसके बाद जो है ना, आप क्या कीजिए कि मतलब 23 तारीख से आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो मॉर्निंग में 2-3 घंटा जो है तो अपने आंसर फॉर्मेट जो आप तैयार किए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। और उसके बाद जो है ना, आप रिवीजन के बाद आप देखिए कि भाई ये जो टॉपिक है ना, जैसे राष्ट्रपति में, विधायी शक्ति में हम ये भूल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को ना अपने नोट्स कॉपी में उल्टा के देखिए। समझ गए, पहला काम तो ये करना है। साथ में अगर आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो उसके बाद ना आपको कुछ नया पढ़ना है, या फिर आपको लग रहा है कि ये भी पढ़ लेना है, तो उसको पढ़िए, है ना। यानी कि अगले आप मॉर्निंग में कम से कम 2 से 3 घंटा डेली रिवाइज कीजिए कल से, है ना, 23 तारीख से आंसर फॉर्मेट को लास्ट मोमेंट तक रिवाइज कीजिएगा, सेंटर पर भी रिवाइज कीजिएगा, है ना, क्योंकि आंसर फॉर्मेट आपके दिमाग में रहेगा तो आंसर लिखा जाएगा डियर फ्रेंड्स, छूटेगा नहीं, है ना। और जो आंसर लिखाएगा वो फ्लो में रहेगा, समझ गए ना, एक फ्लो में रहेगा, है ना। और फ्लो में जिसका आंसर रहता है ना, उसके आंसर में अगर कंटेंट फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं भी रहता है तो भी अच्छा आंसर माना जाता है, समझ गए। आपका मार्क्स आपको सॉलिड मिलेगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं, आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स इसे यूज किए हैं, इसे अप्लाई किए हैं, है ना, उन लोगों का सॉलिड रहा है। अब तो लास्ट मोमेंट में आंसर लिखने का टाइम आपके पास है नहीं, अब आप आंसर लिखने का बहुत ज़्यादा तो कोशिश नहीं कीजिएगा, रिवीजन ही कीजिए, है ना। बट अगर हो सके तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन जो है ना डेली लिखिएगा, क्योंकि अगर आप डेली कम से कम 2 क्वेश्चन भी नहीं लिखिएगा ना, तो प्रॉब्लम होगा कि लगातार आपको 6 घंटा लिखना है, समझ गए ना, तो हाथ दर्द देने लगता है, ये दर्द देने लगता है, समझ गए ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो है ना, जो आंसर फॉर्मेट याद करते हैं या कोई भी चीज़ याद करते हैं ना, तो मेरा सजेशन रहेगा आप उसको लिख करके ही जो है ना, मतलब रफ पेज में लिखते चले जाइए। भले आप आंसर मत लिखिए पूरा सिस्टमेटिक से, है ना, उसमें टाइम टेकिंग लगता है ना। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप उसको भी ना लिख के कीजिए, क्योंकि लगातार 6 घंटा लिखना डियर स्टूडेंट्स आसान काम नहीं होता है। आपका हाथ दर्द देने लगेगा, आपको अंगड़ाई लेना पड़ेगा, परेशानी आएगा, समझ गए ना। उससे बचने के लिए आप ना डेली कम से कम 2 घंटा जो है ना लिखिए। भले आप रफली काम कीजिए, लेकिन पेन चलाइए कॉपी पे, है ना। ये मेरा एक स्पेशल सजेशन रहेगा, है ना। एकदम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। स्टूडेंट लोगों का उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है ना। इनफैक्ट तो नींद आने लगता है स्टूडेंट लोगों को, है ना। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। आंसर आप भले ही नहीं लिखिए, लेकिन आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिस मतलब रफली उसको कीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि आंसर फॉर्मेटिंग वाला मेथड आप लोगों के लिए यूजफुल होगा और आप लोग इसे फॉलो कीजिएगा। कितना यूजफुल रहा ये मेथड आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए शानदार और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JPSC मेंस एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।